गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो राजस्थान और भारत के मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले, हाल ही में किसे नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया गया है? तो नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 1985 बैच के गुजरात केरल के IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था और ये बतौर कैग राजीव महर्षि का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और ये भारत के कौन से CAG होंगे? ये होंगे 14वें CAG। अच्छा, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू और इन्होंने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया। तो जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो इनकी जगह कौन से नए उपराज्यपाल बनाए गए जम्मू कश्मीर के? ये मैंने आपको कल ही बताया था, जो मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर। और गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी क्या बना दिया गया है? कैग बना दिया गया है। कौन से कैग है ये? 14वें कैग है। तो कैग के बारे में बात कर लेते हैं। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, यह है कैग का लोगो और कैग की मोटो लाइन क्या है? लोक हितार्थ सत्य निष्ठा। देखिए, कैग होता क्या है? कैग जो है भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह बेसिकली भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है और इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। सीधी भाषा में समझाऊं तो सदन के खर्चे या सरकार का जितना भी खर्चा होता है उन सब की रिपोर्ट, उन सब का नियंत्रण का काम कौन करता है? कैग करता है। कि आपने कितना खर्चा किया, खर्चा लिमिट में किया कि नहीं किया, खर्चा सही जगह किया कि नहीं किया, इन सब की रिपोर्ट का जो काम है वो सब का सब कैग देखता है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में बताते हैं। 148 बताता है कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें। 149 बताता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित। 150 कहता है कि संघ और राज्य के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखा जाएगा। आर्टिकल 150 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि संघ और राज्य की जितने भी खातों का विवरण है वो रखा जाएगा कैग की सलाह पर राष्ट्रपति के अनुसार। और आर्टिकल 151 ये कहता है कि संघ के खातों से संबंधित जो कैग की रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के दोनों सदन के पटल पर रखी जाएंगी। लोकसभा राज्यसभा दोनों में रखी जाएगी ये अपने कैग की रिपोर्ट। तो कैग जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 साल, दोनों में से जो भी पहले हो। अगर 6 साल पहले हो जाते हैं तो वो पद से रिटायर हो जाएंगे, या 65 साल पहले हो जाते हैं तो रिटायर हो जाएंगे। और कैग जो है संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाए जा सकते हैं। असल में जो कैग है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के तरीके के समान है। एक क्वेश्चन होता है, कैग की जो सैलरी होती है वो किसके बराबर होती है? वो आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। मैं यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहा हूं। जो कैग और सुप्रीम कोर्ट के जज है ये दोनों ही 2.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी को गेन करते हैं। 2.5 लाख रुपए पर महीने की इनकी सैलरी होती है दोनों की, ठीक है। तो और हटाया भी कैग को उसी तरह से जाता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, ठीक है। और अगर CJI की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनकी सैलरी रहती है 2.80 लाख रुपए पर महीने की, इस तरह से। तो अब अगर एक बार कैग जो है पद से सेवानिवृत्त हो गए या इस्तीफा दे दिया तो वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी कार्यालय का पदभार नहीं ले पाएंगे। तो ये कैग के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आर्टिकल से याद रखने 148 से 151 तक। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे हटाए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया के अनुसार। इन दोनों की जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख रुपए प्रति माह होती है। ये 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए प्रति माह, और यह है 2.80 लाख रुपए प्रति माह। इतनी इनकी सैलरी होती है। आगे चलते हैं। हाल ही में देश की पहली किसान पार्सल ट्रेन या किसान रेल को 7 अगस्त 2020 से शुरू किया गया। ये किन स्टेशनों के बीच चलेगी? ये चलाएगी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। क्या है ये किसान ट्रेन? देखो, ये जो ट्रेन है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। 31 घंटे लेगी और 1519 किलोमीटर चलेगी। असल में क्या होता है कि जब किसानों के पास में जो सब्जियां और फ्रूट होते हैं तो
ये इनके पास में उत्पादित तो खूब होते हैं, लेकिन जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो आधी से ज्यादा चीजें इनकी हो जाती है खराब। तो इस वजह से इनकी कमाई उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। तो इसीलिए ये किसान रेल चलाई गई है, ये किसान पार्सल ट्रेन चलाई गई है, इसमें बने हुए कोल्ड स्टोरेज। तो ये किसानों की सब्जियां और फल को है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी बिना खराब किए हुए, और ये बीच में कई स्टेशनों पर रुकेगी और उन्हें वितरित भी करेगी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को रवाना किया था। तो चूंकि ये सभी सब्जियों, फलों और इनसे रिलेटेड जितने भी खाने के सामान है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इनको ये जल्दी ही डिलीवर कर देगी। तो इसका लक्ष्य ये है कि 2022 तक किसानों की आय को क्या कर देगी, डबल कर देगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसानों की कोई चीजें खराब नहीं होगी, वो ज्यादा बिकेगी, तो उनकी आय अपना आप ही डबल हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, किसान पार्सल ट्रेन या किसान रेल जो है वो 7 अगस्त 2020 से शुरू की गई। किन स्टेशनों के बीच में? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। आगे चलते हैं। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क, ये तीनों ही महाराष्ट्र में है। इसके अलावा महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसने अपने नागरिकों को फ्री में स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान की है। ये याद रखेंगे, पहला ऐसा राज्य है जिसने फ्री में स्वास्थ्य योजना बीमा प्रदान की है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक लोनार झील भी है। लोनार झील क्यों फेमस है मैं बार बार बताता हूँ। लोनार झील इसलिए फेमस है क्योंकि उसका पानी हाल ही में गुलाबी हो चुका था, पिंक कलर का पानी हो चुका था, इसलिए ये झील भी महाराष्ट्र में स्थित है और ये फेमस है। आगे चलते हैं। देखिए, रेल की बात हुई है तो हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो है श्री पीयूष गोयल, याद रखेंगे। जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वो है श्री विनोद कुमार यादव, और जो पहले रेल मंत्री थे वो थे श्री जॉन मथाई। तो तीन बातें याद रखेंगे, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है श्री विनोद कुमार यादव, और भारत के जो प्रथम रेल मंत्री हैं वो है श्री जॉन मथाई। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया है प्रदीप कुमार जोशी जी को। प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं ये प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। इन्हीं को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये यूपीएससी से 2015 में जुड़े थे बतौर सदस्य के तौर पर। तो ये स्थान लेंगे अरविंद सक्सेना का। अरविंद सक्सेना जो पहले के अध्यक्ष थे, और इनका कार्यकाल रहेगा प्रदीप कुमार जोशी का कब तक का? 12 मई 2021 तक का इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये है प्रदीप कुमार जोशी। तो अब देखें यूपीएससी के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 315 से 323 तक वर्णित है। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब संघ का आयोग जैसे यूपीएससी है, और राज्यों में भी देखो लोक सेवा आयोग होता है। जैसे राजस्थान में आरपीएससी हुआ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी होता है। इसी तरह से राज्यों में भी लोक सेवा आयोग होता है, और जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अपने पास यूपीएससी है। तो आर्टिकल 315 उसको डिस्क्राइब करता है। 316 सदस्यों की नियुक्ति पदावधि, 317 किसी सदस्य का हटाया जाना, निलंबित किया जाना, 318 उनके सदस्यों की सेवा की शर्तें, 319 में सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, 320 में लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य, 321 में लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य का विस्तार करने की शक्ति, 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय, और 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, कि लोक सेवा आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट्स किसको सौंपेगा। तो 315 से लेकर 323 तक सारे के सारे जो अपने पास में आर्टिकल्स हैं वो लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो आपको मेन ये याद रखना है कि यूपीएससी से संबंधित कौन से आर्टिकल है, 315 से 323 तक। और कौन कहता है कि संघ और राज्यों में लोक सेवा आयोग होंगे, वो कहता है आर्टिकल 315। तो ये दो बातें आप अच्छे से याद रख लीजिए। आगे चलते हैं। हाल ही में नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब बनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाया गया था 7 अगस्त 2020 को। अच्छा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो सबसे पहली बार बनाया गया था 2015 में। तो देश में सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने 2015 में चेन्नई में इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को घोषित किया था कि 7 अगस्त से हर दिन या हर साल ये जो है अपने पास में हथकरघा दिवस जो है बनाया जाएगा। अच्छा, ये 7 अगस्त को क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो, 7 अगस्त को हुआ क्या था, 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा था। तो 7 अगस्त 1905 को इसी दिन
कलकत्ता के टाउन हॉल से एक स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो घरेलू उत्पादों और उत्पाद प्रक्रियाओं में नई जान डालना था। चूंकि यह जो आंदोलन था वो 7 अगस्त को शुरू हुआ था, इसलिए नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त 2020 को ही मनाया जाता है। और पहली बार कब बनाया गया था? 2015 में। आगे चलते हैं। उससे पहले एक बात और ध्यान रख लीजिए, अभी अगस्त का ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अपन ने इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट डे पढ़े हैं, जैसे कि 1 अगस्त। 1 अगस्त को क्या बनाया गया था? 1 अगस्त को बनाया गया था राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अच्छा, ये 1 अगस्त को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 1 अगस्त को ही पिछले साल ट्रिपल तलाक वाला कानून आया था। तो ये जो दिवस है उसी में उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि भाई ट्रिपल तलाक से महिलाओं को मुक्ति मिली थी, तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला दिवस आया था 3 अगस्त को। 3 अगस्त को बनाया था अपन सबने संस्कृत दिवस। रक्षाबंधन के दिन ये मनाया जाता है, तो इस बार की रक्षाबंधन 3 अगस्त को थी, तो 3 अगस्त को संस्कृत दिवस बनाया गया। फिर उसके बाद में आया 6 अगस्त। 6 अगस्त को बनाया गया हिरोशिमा डे, जो कल के करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस किया था आपके पास में कि 6 अगस्त को बनाया गया था हिरोशिमा डे। और आज 7 अगस्त, और 7 अगस्त को बनाया गया अपने पास में नेशनल हैंडलूम डे, यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो इसी तरह से अपन जब भी कोई दिवस पढ़ेंगे तो एक से लेकर के उस महीने में जितने भी दिवस आए उन सबका रिवीजन करेंगे, ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है वो आपको याद रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च की है? OHE निगरानी ऐप जो लॉन्च की है वो भारतीय रेलवे ने लॉन्च की है। ये क्या है? ये है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। OH यानी ओवरहेड और E यानी इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप, ये लॉन्च की गई है। असल में क्या होगा, आपने देखा होगा ट्रेनों के ऊपर तार से जाते होते हैं, तो उनको सिंपल भाषा में कहा जाता है ओवरहेड। तो कई बार क्या होता है, उनमें खराबी हो जाती है और ट्रेनें हो जाती है लेट। तो उनमें जो तकनीकी खामियां आती है, उन खामियों को टाइम से देख लें और सही कर दें, उसके लिए ये OHE ऐप यूज की गई है। तो OHE ऐप से क्या होगा कि भाई इसमें जो भी खराबी आएगी उनको ठीक कर दिया जाएगा, जिससे ट्रेन की जो देरी की समस्या है उनसे हमको निजात मिलेगी। तो एक बात और ध्यान रख सकते हैं अपने कि भाई भारतीय रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को सभी ट्रेनें पहली बार निर्धारित समय पर पहुंची थी। हाँ, लॉकडाउन में भले ही सिर्फ 201 ट्रेनें ही चलाई गई थी, लेकिन 1 जुलाई 2020 को सारी की सारी ट्रेनें टाइम पर थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हमारे इतिहास के लिए। तो आगे चलते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए किसके साथ मिलकर दुकान बीमा योजना शुरू की है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ मिलकर दुकान बीमा योजना शुरू की है। अच्छा, ये क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेता और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा कि भाई जैसे दुकान या जो खुदरा व्यापारी होते हैं, उनकी दुकान में अगर मान लो चोरी हो गई, आग लग गई या किसी भी तरह से कोई भी दुर्घटना हो जिसमें उनको माल की क्षति पहुंच रही हो, तो जो नुकसान का कवर है वो इस बीमा से किया जा सकता है। तो इस बीमा को एयरटेल पेमेंट ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं। जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो MD और CEO है वो है संजीव श्रीनिवासन। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके MD और CEO है अनुवर्त विश्वास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन हुआ। वह कौन थी? पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो, ठीक है, ये थी प्रसिद्ध उपन्यासकार। इन्होंने 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। इनका पहला उपन्यास था द ब्लैक प्रिंस, और इनकी जो चौथी किताब थी द कीपर्स ऑफ द हाउस, इसके लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। देखो, पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो अपने पास में पत्रकारिता, गायन या उपन्यास, इसी जो इस तरह की जो फील्ड होती है उसमें जो बड़े बड़े काम किए जाते हैं उसके लिए दिया जाता है। और ये देती कौन है? ये देती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपके पास में USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये है शर्ली एन ग्रो, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार थी, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में WTF स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, उक्त दोनों को। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर C, उक्त दोनों। ये दोनों ही क्या है? भारतीय क्रिकेटर है। हरमनप्रीत कौर जो है भारतीय महिला क्रिकेटर है, और सुरेश रैना जो है वो भारतीय क्रिकेटर है। तो याद रखेंगे WTF स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इन दोनों को नियुक्त किया है। तो आगे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च की है? ई ज्ञान मित्र, ये वाली जो ऐप लॉन्च की गई है वो की है दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने। दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने ये ऐप लॉन्च की है। क्यों की है? ताकि इस ऐप से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा सके।
पहले दादरा नगर हवेली और दमन दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन जनवरी 2020 में इन दोनों को इकट्ठा करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दादरा नगर हवेली और दमन दीव यहां पड़ते हैं भारत के नक्शे में। पहले ये अलग अलग थे, अब इनको एक कर दिया और दोनों की कंबाइन जो राजधानी है वो है दमन, और इनके एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो प्रशासक हैं वो है प्रफुल्ल पटेल। और इनके जो विवाद हैं वो कौन से हाईकोर्ट में सुलझाए जाते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट में इनके जो विवाद है सुलझाए जाते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान में मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान का शुभारंभ किसने किया? यह शुभारंभ किया था कलराज मिश्र ने। कलराज मिश्र कौन है? ये राजस्थान के राज्यपाल है। तो 6 अगस्त को राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान शुरू किया। इससे मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भाई इस अभियान में अधिक से अधिक लोग भाग लें और 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। ठीक है, इसलिए जयपुर में काफी मात्रा में निःशुल्क तिरंगा भी वितरित किया गया था इस अभियान के लिए, मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान। तो आप याद रखेंगे, इसका शुभारंभ किया है कलराज मिश्र ने। तो यह है बात के मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, राजकीय पुष्प है रोएड़ा, पक्षी है गोडावण, राजकीय पशु है चिंकारा और सरिस्का टाइगर रिजर्व और केवला देव घना पक्षी अभयारण्य ये भी अपने राजस्थान में स्थित है। तो इतनी बातें अपने राजस्थान के लिए याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS लागू किया गया? तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया जयपुर में। ये यूनिवर्सिटी जयपुर में है। तो जयपुर में इनकी जो कुलपति है इस यूनिवर्सिटी की, डॉक्टर अनुला मौर्य, इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और इन्होंने CBCS लागू किया। अच्छा, CBCS होता क्या है? CBCS क्या है? एक सिस्टम है जो अपने कोर्स से उस विषय को हटाने का विकल्प देती है जिसकी पढ़ाई आप नहीं करना चाहते। अगर कोर्स में ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है, जिसे आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो CBCS के तहत आप उस सब्जेक्ट को अपने कोर्स से हटा सकते हैं। तो ये जो शुरू किया गया है वो कहां शुरू किया है? रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? यह शुरू की है हरियाणा की सरकार ने, परिवार पहचान पत्र योजना। अच्छा, क्या है ये योजना? देखो, ये एक विशिष्ट प्रकार का पहचान पत्र है। इससे हरियाणा राज्य में लगभग 54 लाख परिवारों को जोड़ दिया जाएगा। असल में ये क्या है कि जैसे हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जैसे जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर नागरिक की। तो ये जो PPP है ये हर परिवार की एक आइडेंटिटी है। आधार कार्ड से एक नागरिक का पता चलता है, तो PPP से एक परिवार का पता चलेगा। इस कार्ड में प्रत्येक परिवार को एकल इकाई माना जाएगा। मतलब इस कार्ड में उस व्यक्ति के पूरे परिवार का डाटा स्टोर होगा। तो अगर मान लो जो पेंशन चलती है, जैसे विधवा पेंशन होती है, दिव्यांग पेंशन होती है, किसी तरह की कोई छात्रवृत्ति आती है या राज्य सरकार की कोई भी कल्याणकारी परियोजना हो, तो इसका लाभ सीधा उस परिवार को मिल जाएगा इस परिवार पहचान पत्र के द्वारा। तो ना तो उन योजनाओं को पहचानने में किसी तरह की कोई देरी होगी और ना ही जो बीच में जो ये अपने पास में इनका लाभ कोई और ले जाते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, तो इस तरह की जो भ्रष्टाचार से निजात पाई जा सकती है इस परिवार पहचान पत्र योजना के तहत। ये होगा क्या? ये एक 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होगी जो पूरे एक परिवार को दी जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर की दृष्टि से कि PPP योजना जो शुरू की गई है वो किसने शुरू की है? हरियाणा की सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर रही? तो इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है दूसरे स्थान पर। देखिए, यह है वो लिस्ट। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में जो पहले स्थान पर रही थी वो थी एप्पल, और जो दूसरे स्थान पर रही है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये अपने लिए, अपने देश भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इस पूरी लिस्ट में 2nd नंबर पे रही है। तीसरे स्थान पर है सैमसंग, चौथे पर एनवीडिया, फिर मोटोल, फिर नाइक, फिर माइक्रोसॉफ्ट, ASML, पेपाल और नेटफ्लिक्स। तो इस तरह ये टॉप 10 लिस्ट में आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें से आपको मुख्यतः ये 2 या 3 याद रखने होते हैं कि भाई पहले नंबर पर है एप्पल, दूसरे पर अपने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और तीसरी पर सैमसंग कंपनी रही है। तो याद रखेंगे कि दूसरे नंबर पर रही है RIL। हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो अमेरिका की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें सरकारी उपकरण, मतलब जितने भी सरकारी टैबलेट्स हैं, फोन्स हैं, डेस्कटॉप है, कुछ भी है, उसमें आप टिकटॉक यूज नहीं करेंगे। इसके इस्तेमाल पर पूर्णतया पाबंदी है। ठीक है, और इन्होंने ये विधेयक भेज दिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जिनके साइन करते ही ये कानून बन जाएगा। तो टिकटॉक के बारे में जान लेते हैं। टिकटॉक क्या है? जिसकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस कंपनी। स्थापना हुई थी 2012 में इसकी, और फाउंडर कौन है इसके? जांग यिमिंग। जांग यिमिंग इसके फाउंडर है। अच्छा, अपने
थोड़ी सी पार्लियामेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भारत की जो पार्लियामेंट होती है, भारत की पार्लियामेंट को कहा जाता है संसद। ऊपर का जो सदन होता है वो तो होता है अपना राज्यसभा, और जो निम्न सदन होता है वो होता है अपना लोकसभा। ये हम भारत की पार्लियामेंट को कहते हैं। इसी तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अमेरिका की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? अमेरिका की पार्लियामेंट को कहा जाता है अपने पास में कांग्रेस। अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। इसमें जो ऊपर का सदन होता है, जैसे अपने राज्यसभा है, उनके ऊपर का सदन होता है सीनेट, और अपना जो निम्न सदन है, जैसे लोकसभा कहते हैं जिसे अपने, उनका जो निम्न सदन होता है वो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो याद रखेंगे अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम क्या है? कांग्रेस। ऊपरला सदन को क्या कहते हैं? सीनेट, और निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो याद रखेंगे इस सवाल को। आगे चलते हैं। यह है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है इसकी यूएस डॉलर, और प्रेसिडेंट है इनके डोनाल्ड ट्रंप। ये बात याद रखेंगे। इधर है नीचे मैक्सिको, ठीक है, ये है अपने पास में कनाडा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में एसएफटीएस वायरस के कारण लगभग 7 लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये जो वायरस है इसकी वजह से 7 लोग मारे गए हैं, और 60 लोग इस संक्रमित हो चुके हैं इससे अब तक, और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो चूंकि सारे वायरस फैलाने का काम अभी एक ही देश कर रहा है, वो है चीन। चीन ने ही कोरोना फैलाया, और एसएफटीएस वायरस भी चीन में ही उत्पन्न हुआ है अपने पास में। तो ये एसएफटीएस वायरस है क्या? एसएफटीएस जो वायरस है वो है सेवर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। सेवर फीवर यानी तीव्र बुखार विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? देखो, आपके रुधिर में पाए जाते हैं प्लेटलेट्स, जिसे आप कहते हो बिंबाणु। वो क्या करता है? रुधिर का थक्का जमाने में करते हैं मदद। तो ये जो रोग है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें रुधिर में हो जाती है बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स की कमी, ठीक है। इससे थक्का जमने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये जो एसएफटीएस वायरस हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है? एक तो बुखार चढ़ता है, उल्टियां आती है, और शरीर में अपने पास में प्लेटलेट की संख्या में कमी होनी शुरू हो जाती है। क्यों फैलता है? ये फैलता है टिक नामक जीव के काटने से। ये देखिए, एक अंगुली के आकार में ये टिक जीव कितना सूक्ष्म है, फिर भी इस वायरस इसके काटने से आपको ये वाला जो है एसएफटीएस वायरस फैलने का सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है चीन जैसे देशों में। तो ध्यान रखेंगे एसएफटीएस की फुल फॉर्म, और किसके काटने से फैलता है? ये टिक नामक जीव के काटने से फैलता है। तो कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई हाल ही में सीसीटीवी निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो उसका आंसर था हैदराबाद। कई बच्चों ने आंसर भी दिया, उनको बहुत बहुत शाबाश कि भाई वो इस तरह से आंसर देते हैं, लिखते हैं, क्योंकि आंसर दोगे तभी चीजें याद रहेंगी। तो भारत में नंबर 1 है। विश्व में कितने स्थान पर था? विश्व में था ये 16वें स्थान पर। और पूरे विश्व में नंबर 1 कौन था? पूरे विश्व में नंबर था चीन का ताइयुआन प्रांत। चीन का ताइयुआन। तो आप याद रखेंगे ये चीज, सीसीटीवी निगरानी के मामले में विश्व में नंबर 1 है चीन का ताइयुआन, और भारत में नंबर 1 है हैदराबाद। तो आज का सवाल आपके लिए कि किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है या जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। इन चारों में से किस राज्य में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे बताएंगे, क्योंकि आप लिखोगे तभी आपको ये चीजें याद रहेगी। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज ये भी कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।